गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग मोल कंसेप्ट के तीसरे लेक्चर में आ चुके हैं। पिछला क्लास में हमने देखा था कि एटम के अंदर में जो पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के वजन के बारे में मैं अध्ययन कर रहा था। उसमें आपने देखा था कि न्यूट्रॉन का वजन होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻25 ग्राम। प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और इलेक्ट्रॉन का मास था 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब ये भी मैंने पिछला क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का कण होता है, इलेक्ट्रॉन का वज़न नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन के वज़न को लिया जाए या छोड़ दिया जाए, इससे एटम के मास पे बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास के थे। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी मैंने तुलना किया था कि प्रोटॉन का वज़न थोड़ा सा कम होता है न्यूट्रॉन के तुलना में, लेकिन लगभग में अगर बातें किया जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वज़न लगभग में बराबर था। चलिए आज हम देखते हैं आखिर मैंने ये क्यों पढ़ा है, क्योंकि आज इसका इस्तेमाल मैं करूँगा। AMU का जो फार्मूला निकलता है वो फार्मूला इसी कॉन्सेप्ट पे निकलते हैं, इसलिए मैंने आपको वो कल वाली जानकारी दिया था। आज का हमारा टॉपिक है, आप जानते होंगे, एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में इसको लिखा जाता है AMU, ऐसे लिखते हैं AMU, या इसी AMU को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास का सिंबल दिया जाता है स्मॉल u। अब देखिए, एटॉमिक मास यूनिट स्मॉल a, स्मॉल m, स्मॉल u, मतलब जो भी लेटर है AMU, ये तीनों ही स्मॉल में ही रहेगा। आप अगर इसे ऐसे लिख देते हैं AMU तो ये गलत माना जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे किया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब ये AMU नहीं लिख सकते हैं आप, ये यूनिवर्सिटी का नाम हो गया। तो इसलिए AMU जो आप इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में, वो AMU का A भी स्मॉल होना चाहिए, M भी स्मॉल होना चाहिए और U भी स्मॉल होना चाहिए। सबसे पहले बात है कि ये AMU क्या होता है, AMU का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए, जैसे आप किसी भी वस्तु का वज़न अगर तौलते हैं तो या तो आप ग्राम में तौलते हैं, या केजी में तौलते हैं, या क्विंटल में तौलते हैं। सिंपल सी लाइन, ग्राम में भी ले रहे हैं, केजी में भी ले रहे हैं, क्विंटल में भी ले रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में चीनी आता है तो केजी में आता है, कभी कभार क्विंटल में लाते हैं, ग्राम में नहीं लाते हैं कि 2 ग्राम चीनी दीजिए, 5 ग्राम चीनी दीजिए, ऐसा नहीं लाते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, जब किसी चीज़ की मात्रा का कम ज़रूरत होता है तो उसे हम लोग ग्राम में, मिलीग्राम में तौल लेते हैं, लेकिन जब उस चीज़ की मात्रा का ज़्यादा ज़रूरत होता है तो हम लोग उसे केजी में लेते हैं, और ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है तो हम लोग उसे क्विंटल में तौलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मात्रा के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोल दिया जाए यहाँ से लेके अमेरिका की दूरी, तो आप सेंटीमीटर में नहीं मापने वाले हैं, आप मीटर में नहीं मापने वाले हैं, आप किलोमीटर में मापने वाले हैं। आपकी लंबाई, आपकी जो लंबाई है वो कुछ ना कुछ है, 5 फीट हैगी या 6 फीट होगी, कुछ ना कुछ तो लंबाई आपकी होगी, लेकिन आपकी लंबाई कभी किलोमीटर में नहीं पूछी जाती है। तो सिंपल सी लाइन है, आपकी लंबाई मीटर, सेंटीमीटर में ली जाती है, किलोमीटर में नहीं ली जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये कलम है, कलम की कुछ ना कुछ लंबाई है, लेकिन इसकी लंबाई को आप किलोमीटर में नहीं लेंगे। हम कुछ ना कुछ इसका किलोमीटर होगा, हम बोल सकते हैं किलोमीटर, लेकिन हम अगर बोलेंगे कि ये किलोमीटर इतना लंबा है, ये कलम इतना किलोमीटर का है, तो ये आपको थोड़ा सुनने में अटपटा टाइप का लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जो बड़ा है उसके लिए बड़ा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटा है उसके लिए छोटा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा मास को तौलने का अपने आप में एक यूनिट होता है जिसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट।
एटम के मास को तौलने का यूनिट, एटम के मास को तौलने का यूनिट कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन देखिए एटम के मास हमने ये बोला, इसका मतलब ये नहीं कि एटम का ही मास तौला जाएगा। इससे तौला किसको जाता है? तो एटम जिन कण से मिलके बना है, एटम जिस कण से मिलके बना है उसके वजन को भी हम तौल सकते हैं एएमयू में, या एटम मिलकर के जिस कण का निर्माण कर सकता है उसके वजन को भी हम तौल सकते हैं एएमयू में। मेरे कहने का मतलब यही है कि एएमयू मास को तौलने का एक यूनिट होता है। किसके मास को तौलने का? तो एटम जिस कण से मिलकर बना है उस कण को आप तौल सकते हैं, या जो कण, जो पार्टिकल एटम से मिलकर बना है उसके बारे में आप तौल सकते हैं। तो देखिए एटम किससे बना उसको तौल लो, या एटम किसको बना सकता है उसको तौल लो। तो एटम जिस कण से मिलकर बना है तो आप जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी कण से मिलकर कौन बना? एटम। और एटम किसको बना सकता? तो मॉलिक्यूल को बना सकता, आयन को बना सकता। तो मतलब कहने का यही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी प्रकार से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये जो केमिस्ट्री के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, पदार्थ के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उस छोटे छोटे पार्टिकल के वजन को तौलने के लिए हम लोग इस एएमयू का इस्तेमाल करते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से ग्राम मास को तौलने का एक यूनिट है, केजी मास को तौलने का एक यूनिट है, क्विंटल मास को तौलने का एक यूनिट है, उसी प्रकार से एएमयू भी मास को तौलने का अपने आप में एक यूनिट होता है। लेकिन ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल महीन कणों के लिए, अत्यंत सूक्ष्म कणों के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन का वजन तौलना हो, प्रोटॉन का वजन तौलना हो, न्यूट्रॉन का वजन तौलना हो, एटम्स का वजन तौलना हो, मॉलिक्यूल का वजन तौलना हो, आयन का वजन तौलना हो। मतलब जिन कणों के बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, आप उसे देख भी नहीं सकते हैं, उस छोटे छोटे कणों को, जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के वजन को तौलने के लिए, मतलब अत्यंत महीन कणों के वजन को तौलने के लिए हम लोग एएमयू यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए हैं, एएमयू मास का एक छोटा यूनिट होता है जिसकी सहायता से हम सब एटॉमिक पार्टिकल का वजन तौलते हैं। सर ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के अंदर के महीन कण, या एटम जिस कण का निर्माण कर सकता है। मतलब एटम के अंदर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को तौल लीजिए, खुद एटम को भी तौल सकते हैं, और एटम बना सकता है मॉलिक्यूल्स को, आयंस को। तो इन छोटे छोटे महीन कणों के वजन को तौलने के लिए हम लोग एएमयू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा लाइन हम लिख रहे हैं, एएमयू सबसे पहला लाइन लिखते हैं, इट इज a smaller unit of mass। ये मास का अपने आप में एक छोटा यूनिट होता है, मास को तौलने का अपने आप में एक छोटा यूनिट होता है। इट इज यूज्ड for the measurement, it is used for the measurement of mass of subatomic particles। सबएटॉमिक में क्या होगा? तो एटम किन से मिलके बना है, और सब एटॉमिक मतलब जो बिल्कुल महीन एटम के जो सब डिविजनल पार्टिकल्स है, मतलब एटम जिनसे मिलके बना है और एटम जिसको बना सकता है। तो वो जो महीन कण है सब एटॉमिक, जैसे कि इसमें आते हैं क्या क्या, तो प्रोटॉन्स इस तरह से ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ले सकते हैं, न्यूट्रॉन्स इस तरह से ले सकते हैं, एटम्स इस तरह से ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स इसी तरह से ले सकते हैं, आयंस। ये जितने सारे पार्टिकल्स हैं, चाहे प्रोटॉन पार्टिकल हो, या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो, या न्यूट्रॉन पार्टिकल हो, या एटम्स पार्टिकल हो, या मॉलिक्यूल्स पार्टिकल हो, या आयन पार्टिकल हो, ये सब हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो इट इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ मास। ये मास का
अपने आप में एक छोटा यूनिट होता है, इससे छोटे छोटे कणों के वजन को तौला जाएगा। इट इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास, मास को तौलने के लिए। किसके मास को तौलने के लिए? तो पदार्थ के मास को तौलने के लिए। कैसे पदार्थ? तो दो सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे कि प्रोटॉन का वजन, इलेक्ट्रॉन का वजन, न्यूट्रॉन का वजन, एटम्स का वजन, मॉलिक्यूल्स का वजन, आयंस का वजन। मतलब इन महीन महीन कणों के वजन को तौलने के लिए हम लोग इसी एएमयू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे आप बोलते हैं ना कि केजी क्या है, तो मास को तौलने का अपने आप में एक यूनिट है। तो एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कुछ ना कुछ संबंध होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। जैसे देखिए, आप बोलते हैं केजी भी अपने आप में मास को तौलने का एक यूनिट है, ग्राम भी मास को तौलने का अपने आप में एक यूनिट है, और क्विंटल भी मास को तौलने का अपने आप में एक यूनिट होता है। तो जैसे केजी और ग्राम में अपने आप में कुछ ना कुछ संबंध होता है। अगर आप बोलते हैं 1 केजी, इसका मतलब 1000 ग्राम होता है। यानी केजी और ग्राम में क्या रिलेशन होता है? अगर आपसे बोला जाए कि केजी और ग्राम में क्या रिलेशन है, ये भी यूनिट है मास का, ये भी यूनिट है मास का, ये भी यूनिट है मास का, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसका इसके साथ कुछ ना कुछ संबंध है, इसका इसके साथ कुछ ना कुछ संबंध है, और इसका भी इसके साथ कुछ ना कुछ संबंध है। तो केजी ग्राम में अगर आप संबंध देखना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि 1 केजी में होता है कितना? 1000 ग्राम। उसी प्रकार से आप जानते हैं कि 1 क्विंटल में कितना? 100 केजी। मतलब इसका इसके साथ संबंध हो गया, इसका इसके साथ संबंध हो गया, तो इसका इसके साथ भी हम संबंध बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि मास का यूनिट है, तो एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो जैसे एएमयू भी अपने आप में एक मास का यूनिट होता है, तो एएमयू का भी दूसरे मास के यूनिट के साथ कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो मैं उस संबंध को लिख रहा हूं कि जिस प्रकार से आप लेते हैं 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर आप लेते हैं 1000 ग्राम, उसी प्रकार से एक एएमयू बराबर होता है 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम। एक एएमयू बराबर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये अपने आप में मास का एक यूनिट होता है, रिलेशन होता है। अब मैं इस डाटा का इस्तेमाल करूंगा और इस्तेमाल करके मैं आपको एएमयू को डिफाइन करने का तरीका बताऊंगा कि आखिर एएमयू को कैसे लिया गया था। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि एएमयू क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू, या इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। सिंबल इसका दिया जाता है यू। अब देखिए, ये एएमयू क्या होता है? तो मास को तौलने का एक छोटा यूनिट होता है, और छोटे यूनिट छोटे मास को तौलने के लिए लिया जाएगा, और बड़ा यूनिट बड़े मास को तौलने के लिए लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर छोटा सा वस्तु है तो उसको आप ग्राम में तौलते हैं, थोड़ा और बड़ा है तो उसको आप केजी में तौलते हैं, थोड़ा और बड़ा है तो उसको आप क्विंटल में तौलते हैं, और बड़ा है तो टन में तौलते हैं। इस तरीके से मीट्रिक टन लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि और छोटा हो जाए, मान लीजिए मेरे एक हेयर निकाला जाए और इस हेयर का मान लीजिए 50 टुकड़ा कर दिया जाए, और इस टुकड़ा का जो एक टुकड़ा बनेगा उस एक टुकड़ा का वजन तौलेंगे, तो बताइए मेरे बाल के एक टुकड़े, पूरा एक बाल निकाल लिया जाए, उसके 50 टुकड़े कर दिया जाए, तो उसका जो 50वां टुकड़ा होगा वो कितने क्विंटल का होगा? अगर इस तरह की बात अगर हम पूछें तो आप भी कंफ्यूज कर जाओगे कि भाई ये तो बहुत सूक्ष्म वजन हो जाएगा। तो मैं भी तो आपको यही समझा रहा हूं कि छोटे वजन को तौलने के लिए बिल्कुल छोटा यूनिट चाहिए, और जो छोटा पार्टिकल्स आपको दिखता नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन ये पार्टिकल आपको दिख नहीं रहा है। तो जो पार्टिकल आपको दिख नहीं सकता है, उस पार्टिकल का अगर आप वजन निकालना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं वजन निकालना कितना ही कठिन काम होगा। तो मैं यही आपको बताने जा रहा हूं कि जो पार्टिकल आप मान लीजिए आपने जिस गैस को श्वसन क्रिया में अभी ले रहे हैं, जो भी आप रेस्पिरेशन में ले रहे हैं, तो आप जानते हैं कि वो गैस का कुछ ना कुछ वजन है, लेकिन वो गैस हमें दिख नहीं रहा है। तो जो दिखता नहीं है उसको तौलना है, तो उसको तो आप नॉर्मल बैलेंस पे तौल नहीं सकते हैं, उसको तौलने के लिए तो एक अलग तरह का यूनिट हमें चाहिए।
तो बिल्कुल उसको तौलने के लिए हम लोग छोटा यूनिट में क्या लेते हैं, एएमयू लेते हैं। तो एएमयू से बिल्कुल महीन कण जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब कण का वजन निकाला जाता है। 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम, और 1 एएमयू में कितना, 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम। इस डाटा का मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा, इसलिए इसको आप दिमाग में रखिएगा। 1 एएमयू बराबर कितना, तो 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम, याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, मैं मिटाता हूं इसको। नोट कर लिए, मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए, अब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि पिछला क्लास में आपको बताया गया था प्रोटॉन का वजन, न्यूट्रॉन का वजन और इलेक्ट्रॉन का वजन, और ये भी हम उस टाइम बता दिए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन का वजन काफी कम होता है। अब इलेक्ट्रॉन का वजन अगर काफी कम है, नगण्य है, तो हम एटम का मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एटम के अंदर में 3 पार्टिकल लिए हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एटम के अंदर में आप सोच सकते हैं, देखिएगा मैंने क्या बोला, मान लीजिए अगर आपका एटम है, इस एटम में क्या क्या रहेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम का अगर टोटल वजन आप निकालना चाहते हैं, तो जितने भी प्रोटॉन हैं उन सभी प्रोटॉन का वजन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन का वजन, और जितने भी न्यूट्रॉन हैं उन सभी न्यूट्रॉन का वजन अगर जोड़ दिया जाए तो क्या पूरे एटम का वजन नहीं निकल जाएगा क्या? आसानी से निकल जाएगा। फिर मैं आपको यह बताया कि देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस एटम के अंदर, जो तीनों पार्टिकल हैं, इन तीनों पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बिल्कुल महीन कण होता है। इसका वजन बिल्कुल नगण्य होता है। इसके वजन को लिया जाए या छोड़ दिया जाए, एटम के वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नगण्य होने की वजह से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के वजन को कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, तो सर एटम का वजन निकालने के लिए प्रोटॉन का वजन और न्यूट्रॉन का वजन, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे विचार से एटम का वजन निकल जाएगा। अब देखिए मैं निकालता हूं। याद है आपको प्रोटॉन का मास मैंने बताया था। देखिए क्या होता है, एक चीज तो आप जानकारी हमेशा रखिए, ये चीज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, तो 1 एएमयू में कितना होता है, 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसका मैं कई बार जरूरत लूंगा। अब देखिए फिर से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे आप यहां पे एक चीज समझ रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन अगर लिया जाए, यहां से देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन, तो सिंबल इसका देते हैं MP, मास ऑफ प्रोटॉन। इसी प्रकार से अगर दिया जाए मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसका सिंबल हम लोग क्या देंगे, MN। चलेगा लाइन। अब देखिए, ये प्रोटॉन का मास, ये न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास अगर आप लेते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग देते हैं 1.675 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। इसी प्रकार से 1.672 प्रोटॉन ऊपर लिखा है, न्यूट्रॉन नीचे है, तो इसका मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का वजन इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में काफी नगण्य होता है, 1836 से 1840 गुना कम होता है। इस वजह से हम लोग इसके वजन को तुलना में इलेक्ट्रॉन के वजन को नगण्य करके उसको हटा दिया जाए। अब आप ही बताइए, दशमलव के बाद जैसे 1.579 है, 2 है, तो अगर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें, इसके दशमलव के पहले या दूसरे स्थान तक हम लेने की कोशिश करें, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए दशमलव के एक स्थान पे लेना है हमें, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है तो 5 से एक ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें क्या कर देंगे, 1.6 हो गया। 1.5792, इसको हम लगभग 1.6 बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद जो संख्या है, उस संख्या का महत्व उतना ज़्यादा नहीं होता है। आप अगर चाहें तो उस संख्या को ले भी सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो मैं बस अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूं, लगभग ले रहा हूं। तो अप्रॉक्सीमेशन में क्या कर रहा हूं, तो यह है 1.675
और यह है 1.672। तो देखिए इसमें हम चालाकी क्या कर रहे हैं कि दशमलव के 2 स्थान तक तो लेते हैं, लेकिन तीसरे स्थान को हम लोग छोड़ देते हैं। मान लीजिए छोड़ दिए, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लगभग में अगर दशमलव के तीसरे स्थान को हम नगण्य माने, क्योंकि 1.672 है, तो हम तीसरे स्थान को अगर हम हटा दें तो हमें नहीं लगता है कि इसके वजन में बहुत ज़्यादा का चेंजिंग आएगा। थोड़ा सा चेंजिंग तो आएगा, लेकिन चेंजिंग जो आएगा वो नगण्य चेंजिंग आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, तो दशमलव के तीसरे स्थान के नंबर को आपने हटाया। तो सर दशमलव के बाद पहला स्थान जो आता है उसका कुछ औकात होता है, उसके बाद अगर जाते हैं दूसरा स्थान तो थोड़ा सा औकात कम हो जाता है, और तीसरा स्थान से उसका औकात बहुत ही कम हो जाता है। और जिस नंबर का औकात काफ़ी कम हो चुका है, अगर हम उसे हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम इस 1.672 को अप्रॉक्सीमेशन लेकर के लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नहीं समझे क्या? चलिए इसी तरह से यहां पे 1.675 है, तो हम चाहें तो इस 5 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले इवन नंबर ऑड नंबर है, तो एक बढ़ा दिया जाए, 7 को 8 कर दिया जाए, लेकिन हम नो टेंशन में रहना चाहते हैं। हम दशमलव के तीसरे स्थान को बिल्कुल खत्म ही करना चाहते हैं, क्योंकि उसका औकात, उसकी क्षमता काफी ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश किया। तो इसका वैल्यू बन जाएगा क्या, तो ये लगभग में बन जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लाइन समझ गए होंगे? अब देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, और आपको याद है 1 AMU का वैल्यू कितना होता है? मैंने आपको बोला था, याद कर लीजिए। 1 AMU का वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और यहां भी लिखा है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। यानी ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये वैल्यू लगभग 1 AMU के बराबर है। इसका मतलब हम इसे बोल सकते हैं 1 AMU। और आप नीचे देखिए, न्यूट्रॉन के वजन भी लगभग उतना ही है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहां भी लिखा है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो 1 AMU के बराबर है। मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं 1 AMU। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सर प्रोटॉन का वजन होता है लगभग 1 AMU, और एक न्यूट्रॉन का वजन होता है लगभग 1 AMU। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि अब से यह साबित हो चुका है कि कोई अगर पूछे कि एक प्रोटॉन का वजन कितना होता है, तो लगभग 1 AMU, और एक न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है, तो वो भी लगभग 1 AMU। मतलब प्रोटॉन भी लगभग 1 AMU का होता है, और न्यूट्रॉन भी लगभग 1 AMU का होता है। और मैंने आपको कल बताया था कि कार्बन को हम लोग रेफरेंस में लेते हैं, तो रेफरेंस में यदि कार्बन को लिया जाए तो 1 एटम ऑफ कार्बन के एक एटम को मैंने लिया। देखिए कार्बन, जैसे मैंने कार्बन लिखा तो आपको पता होगा कि कार्बन का वो फॉर्म होगा जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता होगा। तो ये कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा। और आप ही बता दीजिए कौन सा कार्बन लिया जाए, 12 की 13 की 14? आपको पता होगा 12 वाला कार्बन, इसके परसेंटेज 90 से 98% होते हैं, मतलब काफी ज्यादा होता है। इसलिए जब भी कार्बन बोला जाता है तो कार्बन का मतलब हम सीधे समझते हैं C12, यानी 12 वाला कार्बन। अब देखिए, तो यहां पे मैंने कार्बन 12 लिखा। अब आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर यहां 6 है, और इसके पास मास नंबर कितना है, 12 है। अब देखिए, इसके पास अगर प्रोटॉन निकाला जाए तो प्रोटॉन की संख्या नीचे वाले के बराबर होता है, तो नीचे में है 6, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितना होगा, 6 होगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दिया जाए तो ऑलरेडी इसके पास प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगा। तो 12 में से क्या करना पड़ेगा, 6 को घटाना पड़ेगा। मतलब यहां पे निकल जाएगा 12 - 6 बराबर क्या होगा, 6। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, एक प्रोटॉन का वजन है 1 AMU। नहीं समझे क्या? मैंने आपको डाटा दिया कि एक प्रोटॉन का वजन लगभग 1 AMU के बराबर है, और एक न्यूट्रॉन का वजन लगभग 1 AMU के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रोटॉन का वजन यदि 1 AMU है, इसका मतलब 6 प्रोटॉन का वजन 6 AMU होगा।
यहां से हम फिर से ये भी सोच सकते हैं कि अगर एक न्यूट्रॉन का वजन 1 mu है, 1 न्यूट्रॉन का वजन रिकॉर्ड फॉर्म से, हाँ देखिए कार्बन 12, अब कार्बन 12 में देख रहे थे कि प्रोटॉन की संख्या आप जानते हैं कि नीचे वाले के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर में क्या होता है मास नंबर और माइनस नीचे में क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो ऊपर में से नीचे को घटाया जाएगा तो 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6। अब यहां से देख सकते हैं आप एक चीज, प्रोटॉन भी इसके पास 6 आ चुका है और न्यूट्रॉन भी 6 आ चुका है। सर एक प्रोटॉन का वजन अगर है 1 mu, आप देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन का वजन कितना है तो 1 mu के बराबर है, और एक न्यूट्रॉन का वजन भी कितना है तो 1 mu के बराबर है। आप यहां देख रहे हैं, तो सर जब एक प्रोटॉन का वजन 1 mu तो 6 प्रोटॉन का वजन कितना होगा 6 mu, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से एक न्यूट्रॉन का वजन अगर 1 mu, इसका मतलब 6 न्यूट्रॉन का वजन क्या हो जाएगा 6 mu हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम इस कार्बन का टोटल मास निकालने की बातें करें, इस कार्बन का अगर टोटल वजन हम निकालने की बातें करें तो क्या करेंगे, सारे प्रोटॉन का जो वजन आया है कितना आया 6 mu, सारे न्यूट्रॉन का जो वजन आया कितना आया है 6 mu, इस प्रोटॉन के वजन और न्यूट्रॉन के वजन दोनों को जोड़ देंगे तो इस कार्बन 12 का टोटल वजन आ जाएगा। मतलब अगर यहां से हम निकालने की कोशिश करें टोटल मास, तो आप देख सकते हैं टोटल मास कितना आएगा 6 से कितना 12, तो ये हो जाएगा 12 AMU। चलेगा लाइन, 12 AMU आ गया। यानी कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना आ गया 12 AMU। C12 12 वाला कार्बन की मैं बातें कर रहा हूं। आप सोचेंगे कि सर एटम के अंदर में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों होता है, तो आपने तीनों के मास को जोड़ता ना। अरे भाई वही तो मैं समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का वजन इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तुलना में नगण्य होता है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन के वजन को छोड़ दिया। तो अब क्या करेंगे, तमाम प्रोटॉन का वजन और सभी न्यूट्रॉन का वजन जोड़ दिए तो क्या आ गया कार्बन का टोटल मास निकल गया। अब ये कार्बन के एक एटम का, कार्बन 12 वाला लिया गया है, इस कार्बन 12 वाले के एक एटम का टोटल मास कितना होगा 12 AMU होगा। अब सोचिए, मैं इसको मिटा देता हूं, लाइन फटाफट आप इसको नोट कीजिए। मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप बराबर 12 AMU। देखिए लाइन क्या बोल रहा है, थोड़ा समझिएगा। कार्बन 12 जो आइसोटोप है, क्योंकि कार्बन 13 वाला भी होता है 14 वाला भी होता है, लेकिन हम लोग कार्बन 12 वाला ही लेते हैं क्योंकि कार्बन 12 वाला ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। तो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास कितना होता है 12 AMU होता है। कार्बन 12 जो है उसके एक एटम का मास कितना होता है 12 AMU होता है। तो आप इसको हिंदी में नोट कर लीजिएगा कि कार्बन 12 के एक एटम का वजन 12 AMU होता है। यानी ये 12 AMU क्या होता है, तो मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप या मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये लाइन आप समझ गए होंगे। मैं इसको मिटाता हूं, फटाफट इसको नोट कीजिएगा। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है 12 AMU। जल्दी नोट कीजिए। चलिए मिटा दिया जाए इसको। कार्बन 12 के एक एटम का मास आ गया 12 AMU। अब देखिए यहां से एक कॉन्सेप्ट हमारा बन जाएगा कि AMU का फॉर्मूला किताबें लिख देती है, वो कैसे लिखती है ये आप समझ जाएंगे यहां से। देखिए अब बताइए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप कितना होता है 12 होता है। और मैं आपको बोल दूं कि इस 12 AMU को सोच के बताइए, ये यहां पे लिखा है मान लीजिए 12 AMU, और 12 AMU को अगर हम 1 AMU बनाना चाहें तो क्या करें, तो बोलेंगे भाई आगे से 2 मिटा दो, तो 2 मिटा देंगे तो 1 AMU बन गया। ऐसा नहीं करना भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, जोड़ घटाओ गुणा भाग लगाना है। तो 12 AMU को अगर हम 1 AMU बनाना चाहें तो 12 AMU को 1 AMU बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से भागा देना पड़ेगा,
क्योंकि इस 12 mu को 12 mu से भागा दे दिया जाए, 12 से भागा दे दिया जाए तो 12 कटेगा तो कितना बचेगा 1 mu। 12 से भागा देना पड़ेगा, तो मेरे कहने का मतलब है 112 रखना पड़ेगा, और 112 कर दिए तो 12 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 mu आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है बस कि कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है 12 mu, और उसका 12वां हिस्सा जो होता है वही होता है 1 AMU। गौर से देखिए, ये जो है वो क्या है, तो कार्बन 12 के एक एटम का मास है, और ये क्या किए हैं तो उसका 12वां हिस्सा लिए हैं, क्योंकि 12 mu का 12वां हिस्सा क्या होगा 1 AMU होगा। तो मैं वही बोल रहा हूं कि AMU या 1 AMU किसे कहते हैं, तो कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होता है। ये देखिए गौर से, ये क्या है, गौर से सोचिए 12 mu क्या होता है, तो कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है, और ये 1 AMU के बराबर कब होगा, तो जब इस 12 mu को 12वां हिस्सा करेंगे, 12 से भागा देंगे, मतलब कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा है वही किसके बराबर होता है 1 AMU के बराबर होता है। तो यहां से 1 AMU का डेफिनेशन निकल जाएगा कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होगा वही 12वां हिस्सा 1 AMU के बराबर होता है। तो मैं एक लाइन लिखता हूं यहां से, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12। 1/12 का मतलब 12वां हिस्सा किसका, तो एक एटम के मास का, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ सिंगल एटम, सिंगल मतलब एक यानी 1, सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि 1 AMU क्या होता है, तो कार्बन 12 जो आइसोटोप हैं उसके एक एटम का मास का 12वां जो हिस्सा है वही 1 AMU के बराबर है। यानी ये देखिए, ये लाइन के रूप में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट के रूप में, और इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू, यानी 1 AMU बराबर होता है किसके, तो बता रहा है कि मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कार्बन 12 के सिंगल एटम, एक एटम के मास का केवां हिस्सा 12वां हिस्सा। तो कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होता है वही 12वां हिस्सा 1 AMU के बराबर होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 AMU किसके बराबर है, तो कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा के बराबर है। यानी 12वां हिस्सा लेंगे, इसका मतलब 1/12 यानी 12वां हिस्सा ऑफ द किसका, तो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास, एक एटम के मास का 12वां हिस्सा 1/12 ऑफ द सिंगल एटम ऑफ ऑफ C12 आइसोटोप। गौर से देखिए, वही चीज है जो मैं यहां पे लिखा था उसी को मैंने यहां पे स्टेटमेंट में लिखा, और उसी को मैंने मैथमेटिकल फार्मूला के रूप में लिख दिया। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 यानी 12वां हिस्सा किसका, तो कार्बन 12 आइसोटोप के सिंगल एटम का। तो यहां पे लिखा है कार्बन 12 आइसोटोप के सिंगल एटम का, सिंगल एटम के मास का। तो सिंपल सा लाइन 1/12 ऑफ द मास, मास लिखना चाहिए यहां पे, 1/12 ऑफ द मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके एक एटम, सिंगल एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होता है वही किसके बराबर होता है 1 AMU के बराबर होता है। तो मैं यहां से लिख रहा हूं कि 1 AMU जो क्या होता है, तो कार्बन 12 के एक एटम के मास का, ये कार्बन 12 है,
उसके एक एटम का मास निकाल लीजिए, कितना आ गया 12 mu, और उसका 12वां हिस्सा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 mu। तो कार्बन 12 जो है आइसोटोप, उसके एक एटम का मास लीजिए और उसका 12वां हिस्सा निकालिए, तो उसका जो 12वां हिस्सा आएगा वही किसके बराबर होगा, 1 mu के बराबर होगा। मतलब ये लाइन आप भली भांति समझ गए होंगे। मैं अब एक छोटा सा बात आपको बताता हूं, दो चीजों का एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देता हूं। आप जानते हैं कि यहां पे 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। और इससे पहले मैंने बताया था कि 1 मोल का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी हम लिख सकते हैं कि यहां से 1 AMU तो आप जानते हैं 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, और आप ये बात भी जानते हैं 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है। अब देखिए मैं एक छोटा सा आपको जानकारी बताता हूं। 1 मोल में जो संख्या है, 1 मोल का जो संख्या है, 1 मोल में 6.022 को 10⁻23 पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। अब 1 मोल में जो संख्या है और 1 AMU का जो न्यूमरल वैल्यू है, यूनिट नहीं न्यूमरल वैल्यू है, गणितीय संख्या है, मैथमेटिकल जो नंबर है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं और मल्टीप्लाई करने के बाद पता करता हूं कि क्या होता है। तो देखिए 1 मोल का जो वैल्यू है यह है 6.022। सर ये क्यों बता रहे हो, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका काफी ज्यादा जरूरत होगा अगले लेक्चर में। तो एक बात आप देखिएगा, 1 मोल का वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक प्रकार का नंबर है, और गुना, इससे गुना कर दिया जाए किससे, तो 1 AMU के अंदर में जो वैल्यू आया है, तो 1 AMU के अंदर में वैल्यू कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। यूनिट को नहीं, मैंने यूनिट को हटाया क्योंकि यहां भी 1 मोल का भी इतना स्पेसीज लिखते या पार्टिकल लिखते बात बराबर होता। यहां भी 1 मोल में इतना पार्टिकल या इतना स्पेसीज बोल सकते थे, 1 AMU में इतना ग्राम, तो यूनिट को हटाइए, तो ये वैल्यू लीजिए, इसको गुना कीजिए। अब आप इसको अगर गुना करेंगे तो गौर से देखिएगा क्या निकलेगा। पावर वाले को पावर के साथ रखिए, तो यहां पे है 10⁻23 और यहां है 10⁻⁻24। तो मैंने लिखा 10⁻23 गुना 10⁻⁻24 ये लिखा, और गुना में क्या है 6.022, तो गुना में है 6.022 और गुना में क्या है 1.67, तो 1.67 ऐसा है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, 6.022 और 1.67, 6.022 और 1.67, इसको अगर गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू लगभग 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी 10 के बराबर आएगा, लगभग 10 आएगा। और यहां देखिए 10⁻23 और 10⁻⁻24, तो इसको हम अभी लिख ही रहे हैं, इससे बेटर है। अब देखिए 6.022 1.67, 6.022 और 1.67 और गुना में है 10⁻23 और 10⁻⁻24। और पता होगा मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, जुड़ता है। तो 23 और -24 इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो -1 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा वैल्यू 10⁻⁻1। अब आप देख सकते हैं 10⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/10, इसको पलटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 6.022 और इंटू 1.67 इंटू 1/10। और देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी लगभग होता है 10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 6.022 और 1.67, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी अप्रॉक्स में कितना होता है 10, और नीचे भी क्या है 10, तो ये 10 अप्रॉक्स में इस 10 से कट सकता है, यानी इसका वैल्यू लगभग किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। मतलब एक हमारे पास एक अचीवमेंट ये मिला कि एवोगाड्रो नंबर के जो वैल्यू है और 1 AMU के जो वैल्यू है, उन दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट 1 हो जाता है। मतलब इस चीज को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन फिजिकल में अक्सर आएगा न्यूमेरिकल के दौरान।
तो जैसे हमको ये दोनों नंबर एक साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिलेगा तो हम लोग उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट बिना कुछ सोचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो इतने बड़े नंबर हमारा वहां से खत्म हो जाएगा और इन दोनों का रिजल्ट कितना, 1 आ जाएगा। काम हमारा आसानी से आगे बढ़ जाएगा। तो इसको मैं नोट करता हूं, क्या चीज, तो 6.022 यहां पे लिख देते हूं, यहां पे लिख देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप यहां तक समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बनता है एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, आयन के लिए। और वहां से हम जानकारी लेते हैं कि एटम को तौलने के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, आयन के लिए आयनिक मास। इस टॉपिक को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अवश्य ही वीडियो को लाइक करें और लगातार इस तरह की पढ़ाई जारी रखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।